हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे पैसे की वैल्यू या पैसे की वैल्यू को कैसे बढ़ाएं। हम सभी जानते हैं पैसे की वैल्यू दो प्रकार की होती है। नंबर एक, उसकी आंकिक वैल्यू जो उस पर अंकित होती है। नंबर दो, दूसरे उसकी वास्तविक वैल्यू जो उसमें निहित होती है, अर्थात जो उसकी क्रय शक्ति है। नंबर तीन, इफेक्टिव वैल्यू या रिजल्ट मेकिंग वैल्यू, जिसके बढ़ाने की बात हम कर रहे हैं। आंकिक वैल्यू को कोई नहीं घटा सकता, न कोई बढ़ा सकता। वास्तविक वैल्यू जो उसकी क्रय शक्ति के रूप में निहित है, वह मार्केट के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। परंतु जो इफेक्टिव वैल्यू या रिजल्ट मेकिंग वैल्यू या प्रोडक्टिव वैल्यू या हमारे हाथ में हमारे द्वारा पैसे पर आरोपित वैल्यू है। हम जानते हैं पैसे का इस्तेमाल तीन रूपों में होता है। नंबर एक, सेविंग। नंबर दो, कंजप्शन, जब हम पैसे से कोई प्रोडक्ट या सर्विस खरीदते हैं और उसका उपभोग करते हैं। नंबर तीन, प्रोडक्टिव, जब हम पैसे को उत्पादक क्रियाओं में लगाते हैं या पैसे से उत्पादन अरेंजमेंट करते हैं, तो यह पैसे का प्रोडक्टिव यूज हुआ। इस प्रकार से हम इसे प्रोडक्टिव मनी भी कह सकते हैं। अब पैसे की दो अवस्थाएं होती हैं। नंबर एक, फिक्स या जाम, इसे हम एक्ट। दूसरा होता है कि नंबर एक, फिक्स या जाम या अनएक्टिव मनी, जो प्रॉपर्टी, गोल्ड व अन्य रूपों में संग्रहित होती है। नंबर दो, एक्टिव मनी, जो उत्पादन, विनिमय, वितरण, उपभोग आदि किसी न किसी क्रिया को संपन्न कर रही होती है। इसलिए पैसे के कार्य भी बहुत सारे होते हैं। अब पैसा वह चीज़ है जिसके साथ जुड़ जाता है, उसकी वैल्यू को बढ़ा देता है। जितनी बड़ी मात्रा में जुड़ता है, उसकी उतनी ही ज़्यादा वैल्यू बढ़ा देता है। अब पैसे की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है या ना के बराबर है, परंतु जब उसमें क्रय शक्ति आती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। किसी की वैल्यू मापने का एक माध्यम या पैमाना पैसा है, और पैसे की वैल्यू मापने का पैमाना वस्तु या सेवा है जो वह खरीद सकता है। अब पैसा एक निश्चित मात्रा में होता है या उसकी मात्रा निश्चित होती है, लेकिन उसकी क्रय शक्ति अलग अलग वस्तुओं, सेवाओं, स्थानों, कंडीशन के अनुसार, अन्य भी कई परिस्थितियों व शर्तों के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि विभिन्न वस्तुओं व सेवाओं की इकोनॉमिक वैल्यू, जिसे पैसे के रूप में वैल्यू या कीमत कह सकते हैं, अलग मुद्राओं में वह मुद्रा की अलग अलग निश्चित मात्राओं में भिन्न भिन्न होती हैं। अब हम कह सकते हैं किसी भी वस्तु या सेवा में सार्थक, उपयोगिता, पूर्ण, संशोधन, परिवर्तन, इनोवेशन, चेंजेज, रिसर्च व डेवलपमेंट के द्वारा उस वस्तु या सेवा की इकोनॉमिक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, बिजनेस वैल्यू व प्राइस वैल्यू बढ़ाई जा सकती है। उसी प्रकार पैसे में तो न संशोधन, न इनोवेशन, न चेंजेस, न रिसर्च किया जा सकता है। अर्थात वस्तुओं व सेवाओं के संदर्भ में जो तरीके जिनसे वस्तु या सेवा की इकोनॉमिक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, बिजनेस वैल्यू व प्राइस वैल्यू बढ़ाई जा सकती है, उन्हें पैसे के मामले में या पैसे पर लागू नहीं किया जा सकता है। फिर पैसे की वैल्यू बढ़ाने के क्या तरीके हैं? पैसे की वैल्यू, क्रय शक्ति बढ़ाने का एकमात्र तरीका है सार्थक व कामयाब सफल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि गलत इन्वेस्टमेंट पैसे की वैल्यू को घटा भी सकता है। यहाँ पर पैसे से हमारा मतलब नगद करेंसी, जो नोट या बैलेंस के रूप में है। अब हम कैसे जानेंगे कि पैसे की वैल्यू बढ़ी या घटी? तरीका नंबर 1, एक बात तो पैसे की वैल्यू स्वतः भी मार्केट के उतार चढ़ाव के अनुसार घटती रहती है।
या बढ़ती रहती ही हैं तथा वस्तुओं व सेवाओं की मार्केट के अनुसार या मार्केट में डिमांड व सप्लाई के आधार पर कीमत घटती बढ़ती रहती है। तो एक तो पैसे की वह वृद्धि व कमी जो मार्केट के अनुसार आती है, दूसरी वस्तु के संदर्भ में मान लिया जाए हमारे पास 1,000 रुपये हैं। अब हमने इन 1,000 रुपये से कोई वस्तु खरीदी, मतलब वस्तु में इन्वेस्ट किया और 1 महीने के बाद हमने वह वस्तु बेच दी तो हमें 1,200 रुपये प्राप्त हुए। तो इसका अर्थ यह हुआ कि पैसे में जो 1,000 रुपये के थे, 1,000 रुपये में थे, 20% की वृद्धि 1 माह में होकर 1,200 रुपये प्राप्त हुए। यह 200 रुपये की वृद्धि हुई या पैसे की वैल्यू में उस पार्टिकुलर वस्तु में इन्वेस्ट करने से 1 माह में 20% की वृद्धि हुई, जिससे 1,000 रुपये बढ़कर 1,200 रुपये हो गए। यह वस्तु के संदर्भ में। अब मान लिया जाए हमने 1,000 रुपये कोई सर्विस हायर की, मान लिया हमने 1,000 रुपये 1 माह के लिए कोई दुकान किराए पर ली और पुनः उसे 1 महीने के लिए दूसरे को दे दिया, तो उससे हमें 1,100 रुपये प्राप्त हुए। तो हमने उस पार्टिकुलर सर्विस को में इन्वेस्ट किया जिस पर हमें 10% की मासिक वृद्धि दर मिली, जिससे हमारे 100 रुपये 1,000 रुपये जो इन्वेस्ट किए थे वह 1,100 रुपये हो गए। अब तीसरा तरीका, मान लो हमने 1,000 रुपये की सब्जी खरीदी और उसे बेचने लगे, बेचा फिर खरीदा, वो बेचा फिर खरीदा, जितने का बेचा उतना फिर लगाते रहे, अर्थात मल्टीप्लाई इन्वेस्टमेंट करते रहे। अब 1,000 का ही तो महीने के बाद पाया कि अंतिम बार सब्जी बेचने पर 5,000 रुपये। अब यहाँ पर मनी वैल्यू वृद्धि दर 500% प्रति माह पार्टिकुलर वस्तु के व्यावसायिक इन्वेस्टमेंट पर प्राप्त हुई, जिससे 1,000 रुपये 5,000 रुपये हो गए। लेकिन यहाँ पर पैसे के साथ साथ खुद की योग्यता क्षमता का भी बार बार इन्वेस्टमेंट हुआ, अर्थात जब पैसे के साथ साथ हमारी योग्यता व क्षमता का एक बार इन्वेस्टमेंट हो तो वह हमारी इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट कहलाता है। परंतु जब उसी पैसे के साथ साथ एक निश्चित समय सीमा में खुद की योग्यता व क्षमता का भी बार बार इन्वेस्टमेंट हो तो वह मल्टीप्लाई इन्वेस्टमेंट या कमर्शियल इन्वेस्टमेंट या व्यावसायिक निवेश कहते हैं। इसीलिए इसका रिटर्न सबसे ज़्यादा होता है। अर्थात इस तरीके से पैसे की वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़ती है एक पार्टिकुलर टाइम में। इसलिए पैसे की वैल्यू बढ़ाने का यह सबसे बेस्ट व फास्ट सुपर फास्ट तरीका है। लेकिन यदि हम सारे पैसे को बिजनेस इन्वेस्टमेंट में नहीं बदल सकते हैं तो हम उसे इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट में बदल सकते हैं। परंतु सावधानी की बात यह है कि यहाँ आपको सर्विस चार्ज या इन्वेस्टमेंट टैक्स या कास्ट आपको देनी पड़ेगी। जब आप कोई वस्तु खरीदते हैं जिससे आप खरीदते हैं वह अपना प्रॉफिट जोड़कर उस वस्तु के परचेजिंग प्राइस में जिसमें जोड़ देता है तब आपको देगा, जो प्राइस में जोड़ देगा तब आपको देगा। तो पहला टैक्स कास्ट यह हुआ। दूसरा, जब आप इसे बेचेंगे तो लेने वाला उतना रेट ज़रूर कम करके लेना चाहेगा या लेता है जितना वह उसमें प्रॉफिट का अनुमान कर रहा है। उसका प्रयास होगा कि आपको न्यूनतम प्रॉफिट दे। पहले वाले का प्रयास होगा आपसे अधिकतम प्रॉफिट या अधिकतम इन्वेस्टमेंट ले। यदि आपने जैसा खरीदा वैसा ही बेच दिया तो आपको मिनिमम कम से कम लाभ मिलेगा। यदि आपने उसे प्रोसेस किया इन्वेस्टमेंट तो और बढ़ जाएगा, परंतु ये प्रोसेसिंग इन्वेस्टमेंट आपको काफ़ी ज़्यादा रिटर्न देकर जाएगा। गेहूं को गेहूं में के रूप में बेचने पर ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15% का लाभ होगा या हो सकता है। गेहूं को आटे के रूप में आपका लाभ 20 से 25% आसानी से निकल आएगा। गेहूं को रवा या मैदा के रूप में बेचने पर 25 से 30% तक आपका प्रॉफिट निकल आएगा। गेहूं को दलिया के रूप में बेचने पर 50% से ऊपर आपका प्रॉफिट निकलेगा। गेहूं की ब्रेड
मिठाई नमकीन बनाकर बेचने पर यह प्रॉफिट 100% से 200% से भी ऊपर निकलेगा। कारण प्रोसेसिंग कास्ट सीक्रेट रहती है, अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है, इसीलिए आपको बेनिफिट ज़्यादा मिल जाता है। अतः इन्वेस्टमेंट को और उसे प्रोसेसिंग करके इन्वेस्टमेंट करो और उसे प्रोसेसिंग करके नवनिर्मित इनोवेशन चेंजेज रिसर्च डेवलपमेंट करके मैक्सिमम अधिकतम परसेंटेज में रिटर्न प्राप्त करो। अधिकतम परसेंटेज में रिटर्न प्राप्त करो अर्थात पैसे की वैल्यू की अधिकतम वृद्धि दर प्राप्त करते हुए मैक्सिमम मात्रा प्राप्त करो। अब तैयार माल में इन्वेस्टमेंट कम से कम करो, रॉ मटेरियल में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो। तैयार माल की वैल्यू घटती है, रॉ मटेरियल की वैल्यू बढ़ती है, लोहे की वैल्यू बढ़ती है, सोने चांदी की वैल्यू घटती है। कारण लोग पूरे 100% लोहा ही रहता है, कारण लोहा पूरे 100% लोहा ही रहता। सोना चांदी में 50%, 60%, 70% शुद्ध होता है, बाकी मिलावट होती है। इस पर भी सर्विस चार्ज या निर्माण चार्ज आपको अलग देना पड़ेगा। तब आप तैयार माल के रूप में सोने चांदी का कोई आभूषण खरीदने जाएं, आपको वहाँ मार्केट रेट पर निर्माण चार्जेस के साथ जो भी फैशन के लिए लगा है वह भी सोने चांदी के रेट में आपको मिलेगा। मिलावट का भी रेट पूरा लगेगा। जब आप बेचने जाएंगे तो वह चेक करेंगे कि इसमें सोने में कितने प्रतिशत सोना है, कितने प्रतिशत मिलावट है, चांदी में कितने प्रतिशत चांदी है, कितने प्रतिशत मिलावट है। फिर जो असली चीज़ है उसके अजीब रेट लगाते हैं, मिलावट का तो कोई रेट ही नहीं है। इसीलिए भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है उपभोक्ता को भी या ऐसे क्षेत्रों में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर को भी। अर्थात ऐसे प्रोडक्ट पैसे की वैल्यू बढ़ाने के लिए अच्छे विकल्प नहीं होते हैं या तरीके नहीं होते हैं। अतः यहाँ पर आपको पैसे की वैल्यू बढ़ाने के 3 तरीके बताए गए हैं। अब इन्हीं तरीकों को विस्तार से जानेंगे। अब हम यह जानते हैं कि पैसे की वैल्यू बढ़ाने के नित नए तरीके माध्यम मार्केट में आ रहे हैं, विकसित हो रहे हैं या किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा, संस्थाओं संगठनों के द्वारा। लेकिन इसमें सावधानी की भी आवश्यकता है। ज़्यादातर आदमी इन्फॉर्मेशन या एक्सपीरियंस के आधार पर इन्वेस्ट करता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि इन्फॉर्मेशन व एक्सपीरियंस के साथ साथ उससे भी आवश्यक बात यह है कि इन्फॉर्मेशन एक्सपीरियंस के साथ साथ रिसर्च भी बहुत ज़रूरी है, जो डीपली आपको बताएगी कि यह तरीका या वस्तु या सेवा पैसे की वैल्यू बढ़ाने में कितना सहायक होगा। अब यहाँ तक हमने प्रारंभिक रूप में जाना कि पैसे की वैल्यू बढ़ाने के कुछ परंपरागत व बुनियादी तरीकों के बारे में। अब हम जानेंगे और बात करेंगे कि पैसे की वैल्यू बढ़ाने के तरीके की पैसे की वैल्यू बढ़ाने की दर या वृद्धि दर को कैसे मेंटेन करें। कि पैसे की वैल्यू बढ़ाने के तरीके की पैसे की वैल्यू बढ़ाने की दर या वृद्धि दर को कैसे मेंटेन करें। अब लगातार इन्वेस्टमेंट करने से टाइम पीरियड के अनुसार, घंटा, दिन, सप्ताह, माह, वर्ष के अनुसार पैसे की वैल्यू वृद्धि दर प्राप्त होती है, जो घटती बढ़ती भी हो सकती है, जिससे एक औसत वृद्धि दर प्राप्त होती है। यह वृद्धि दर व्यक्तिगत भी हो सकती है, किसी फर्म, व्यवसाय, दुकान, प्रोडक्ट या सर्विस कंपनी की भी हो सकती है या के लिए भी हो सकती है। अब हम जानेंगे इस वृद्धि दर को कैसे मेंटेन करें। अब आश्चर्य की बात यह है कि जिन तरीकों से यह वृद्धि दर प्राप्त होती है उन्हीं तरीकों से यह मेंटेन भी होती है। तो यहाँ पर हम एक फार्मूला दे रहे हैं, यक्स स्क्वायर। यह यक्स क्या है? यह यक्स जो एक्स्ट्रा में पाया जाता है, इसलिए एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा जोड़ते जाइए, मिलाते जाइए और पैसे की वैल्यू मल्टीप्लाई में अर्थात यक्स मल्टीप्लाई यक्स बराबर यक्स स्क्वायर में बढ़ाते जाइए। अर्थात एक्स्ट्रा आप जोड़ेंगे या एक्स्ट्रा से आप जुड़ेंगे, परंतु
उससे जो सेल या परिणाम जनरेट होगा, क्रिएट होगा, वह पैसे की वैल्यू को बढ़ाएगा नहीं बल्कि मल्टीप्लाई करेगा, अर्थात x × x = x²। लेकिन ऐसा जोड़िए जिससे आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़े, जिससे जुड़े तब भी आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़े। जुड़े या जोड़ें, दोनों ही कंडीशन में, बेचें या खरीदें, दोनों ही कंडीशन में आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़नी चाहिए। ऐसे ही जोड़ने से x × x = होगा, वरना कहीं +x -x मिल गए तो परिणाम 0 हो जाएगा। अतः कामयाब तभी होगा जब x में +x मिले तो 2x होगा, व -x में -x मिले तो -2x होगा। इतना तो कम से कम होना ही चाहिए, तभी x × x = x² की संभावना बन पाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले भाग में।